किया था रियोंटजन, एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। और इसकी जो लैम्डा होती है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम होती है, नॉर्मली 1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम तक, नॉर्मली 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर नॉर्मली 10 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। बाकी ये होते हैं कि ये इसका जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 0, न्यूट्रल होती हैं तमाम एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह। फोटॉन्स जो होते हैं ना, एक चीज याद रखनी है कि तो ये फोटॉन्स कभी-कभी एज दे कैन परफॉर्म इलेक्ट्रिक इफेक्ट of the de Broglie wave then lambda, but not alpha, pair production. B उसके लिए हमें ज्यादा हाई एनर्जी के फोटॉन्स चाहिए होते हैं, जैसे कि गामा रे। लेकिन हम पेयर प्रोडक्शन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी एक्सरेज को यूज नहीं करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि एक्सरेज की एनर्जी ना उस फोटॉन से ज्यादा है जितनी एनर्जी हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, तो इसलिए हम फिर एक्सरेज की जगह छोटी एनर्जी के फोटॉन यूज कर लेते हैं, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड के। वो जस्टिफाई नहीं होता प्रोसेस एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी इसमें इसकी प्रोडक्शन के लिए हम दो तरह की एक्सरेज देखते हैं। पहली टाइप होती है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, टाइप्स कह लें, प्रोडक्शन के बजाय टाइप्स कह लीजिए। और इसका जो प्रिंसिपल होता है वो होता है इनर शेल ट्रांजिशन। ये क्या होता है? इनर शेल ट्रांजिशन क्या होती है कि अगर हमारे पास सपोज ये एक न्यूक्लियस है, ये के शेल है, ये एल शेल है, और ये सपोज एम शेल है, के एल एम। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 होते हैं गैस, 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें और ज्यादा होते हैं। अब हमने फोटॉन्स कब प्रोड्यूस होते हैं, याद रखिएगा जब भी एक इलेक्ट्रॉन हायर शेल से नीचे आता है तो यहाँ पे एक फोटॉन प्रोड्यूस होता है, याद रखिएगा। अब हम यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे क्या क्रिएट कर देगा, एक वैकेंसी क्रिएट कर देगा, ठीक है। इधर स्ट्राइक हुआ, अब हुआ क्या, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ चला गया और ये जो इलेक्ट्रॉन आया था ये सपोज कहीं इस तरफ चला गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गई है, वैकेंसी। अब इस वैकेंसी को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऊपर से किसी भी शेल से इस जगह पे आ जाता है। मैं सपोज कहता हूँ 7 वाले शेल से आता है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन इस जगह पे आएगा इसकी जगह पे, तो यहाँ पे क्या एमिट कर देगा, वो एक फोटॉन एमिट कर देगा, और वो जो फोटॉन होगा वो किसका होगा, वो एक्सरे का होगा, ठीक है। ये इसका प्रोसेस है। इसलिए हम कहते हैं जब किसी इनर शेल जैसे कि के शेल है या एल शेल में से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होता है, उसकी वैकेंसी को फिल करने के लिए जब इलेक्ट्रॉन नीचे आता है तो इस प्रोसेस में जो फोटॉन निकलता है वो क्या होता है, वो एक्सरे का फोटॉन होता है। अब आप यहाँ पे जो एटम यूज करते हैं या जो टारगेट मेटल यूज करते हैं जिसमें से आपने एक्सरेज निकालनी है, वो हम नॉर्मली क्या यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं टंगस्टन को या मोलिब्डेनम को या कैडमियम को, ठीक है। इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, हाई एटॉमिक नंबर, दूसरा हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये इसकी 2 प्रॉपर्टीज होना जरूरी है इस टारगेट मेटल की। अब हमारे पास एक्सरेज की टाइप्स कौन सी होती हैं, जरा ये देख लीजिए। ये के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है और ये एन शेल है। अगर के में वैकेंसी क्रिएट हुई है, वैकेंसी किस शेल में क्रिएट हुई है, के शेल में, तो इस वैकेंसी को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन एल शेल से भी आ सकता है इसमें, तो यहाँ पे एक फोटॉन निकलेगा, उसको हम कहेंगे के अल्फा एक्सरे। अगर एम शेल से इलेक्ट्रॉन इसको फिल करने आता है तो यहाँ पे उसकी वजह से जो फोटॉन निकलेगा उसको हम कहेंगे के बीटा एक्सरे। और अगर इलेक्ट्रॉन किसी एन शेल से मूव करके इसको फिल करने के लिए आता है तो इसमें जो फोटॉन एमिट होगा इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इसको हम कहते हैं के गैमा एक्सरे। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है HF = EN - EP।
ये है बोहर की थर्ड पोस्टुलेट। तो हम फिर यहां पे क्या कहते हैं, HF के अल्फा अगर आप बताना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला फिर क्या बनेगा? En होता है एनर्जी ऑफ द हायर ऑर्बिट और EP होती है एनर्जी ऑफ द लोअर ऑर्बिट। तो अगर आप के अल्फा एक्सरे को देखें तो उसमें ट्रांजिशन कहां से कहां पे हुई है? एल शेल से के शेल में। तो इसका मतलब है इसमें हायर शेल क्या होगा? वो एल शेल होगा, और लोअर शेल क्या होगा? वो के शेल होगा, एल से के में होगी। अगर आपसे कोई कहता है कि HF के बीटा इस एक्सरे का होता है, तो वो के बीटा कब आया था? जब M शेल से के शेल में इलेक्ट्रॉन आया था। तो इसका फॉर्मूला फिर क्या बनेगा? EM माइनस E के। इसी तरह तीसरा, अगर HF के गैमा की इक्वेशन पूछी जाए तो वो फिर क्या बन जाएगा? N शेल से के शेल में, तो ये बन जाएगा हायर शेल N हो जाएगा और लोअर शेल क्या हो जाएगा? वो K हो जाएगा। तो इसकी इक्वेशन ये बन जाएगी। तो इसी तरह आप बाकी भी बना सकते हैं। दूसरी जो हमारे पास टाइप होती है वो होती है जी कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज। दूसरी टाइप क्या होती है? वो होती है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज। इसका जो प्रिंसिपल होता है, ये किस बेसिस पे प्रोड्यूस होती हैं? ये प्रोड्यूस होती हैं बाय डीसेलरेशन ऑफ इंपैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स या इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम एक स्पेशल नाम भी देते हैं, इसको हम ब्रेम-स्ट्रॉ-लंग इफेक्ट भी कहते हैं। ये क्या होता है? इसको हम ब्रेकिंग रेडिएशंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी समझते हैं। अभी एक तो ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन आया, उसने इस इलेक्ट्रॉन को यहां से नॉकआउट किया, वैकेंसी क्रिएट की, हायर शेल से इलेक्ट्रॉन नीचे आया और यहाँ पे फोटॉन एक्सरे का निकल गया। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि ये सपोज हमारे पास न्यूक्लियस है, ये के शेल है, ये एल शेल है। न्यूक्लियस तो याद रखिए पॉजिटिव चार्ज होता है एल। अब जो इलेक्ट्रॉन हम भेज रहे हैं, ये जब जाएगा इधर, ये इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट नहीं करेगा के शेल वालों को या किसी भी शेल को। वो जब न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा तो उसको जाना तो इस तरफ चाहिए ऐसे, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखता है। जब वो न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा तो न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ऐसे, तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से कहीं इस तरफ बेंड हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ऐसे, इसमें बेंडिंग आ जाएगी न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की वजह से। तो ये स्लो डाउन हो जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे इसमें स्लो डाउन होने की वजह से कौन क्या चीज आ रही है? डिसेलरेशन आ रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? वो ज्यादा होगी, और यहाँ पे जाके उसकी वेलोसिटी पहले से क्या हो जाएगी? वो डिक्रीज कर चुकी होगी, स्लो हो चुका होगा। यहाँ पे उसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। वेलोसिटी अगर ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा है। यहाँ पे जाके उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पहले से क्या हो चुकी होगी? वो कम हो चुकी होगी। ये एनर्जी कहाँ गई है? अगर यहाँ पे उसकी एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, यहाँ पे जाते हुए उसकी एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, वो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ गई? एक्चुअली जितना एनर्जी लॉस इलेक्ट्रॉन में आता है, उतनी ही एनर्जी का यहाँ पे एक फोटॉन प्रोड्यूस हो जाता है। तो हम कहेंगे यहीं पे क्या होगा? इस जगह पे एक फोटॉन प्रोड्यूस हो जाएगा, जो कि कौन सा होगा? नॉर्मली एक्सरे रीजन का होगा, हाई एनर्जी का फोटॉन होगा। तो इसलिए हम कहते हैं ये क्या कॉन्सेप्ट है कि एक्सेलरेशन या डीसेलरेशन ऑफ चार्जेस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, उसकी डीसेलरेशन हो रही है, तो उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी प्रोड्यूस हुई है? एक्सरे। तो एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के डीसेलरेशन से एक्सरे प्रोड्यूस है। इसलिए हम इसको ब्रेकिंग रेडिएशन भी कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन ब्रेक्स लगाता है, स्लो डाउन होता है, तो उस टाइम जो रेडिएशन निकलते हैं उसको ब्रेकिंग रेडिएशन या कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज कहते हैं। एक बात याद रखिएगा कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रहे हैं तो उसको किसी पोटेंशियल से मूव कराते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसका फॉर्मूला होगा V × E। अगर हम इसको कहते हैं कि ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, तो ये कैसे हो सकता है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करते हुए बिल्कुल ही रेस्ट पे आ जाए, तो उसकी सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? 10 की 10 ही किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फोटॉन में। तो हम कहते हैं इस केस में जो फोटॉन प्रोड्यूस होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वो मैक्सिमम होगी। और ये V क्या है? वोल्टेज, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। H फ्रीक्वेंसी अगर मैक्सिमम हो तो H इज इक्वल टू F की जगह पे C/λ लिख सकते हो। तो लैम्डा उस टाइम उसकी क्या हो जाएगी? मिनिमम।
विच इज इक्वल टू V वोल्टेज इंटू E। तो यहाँ से लैम्डा मिनिमम का आंसर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा जी HC ओवर V इंटू E। अगर इसमें आप देखें तो ये तीन फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, तो अब आप इसको शॉर्टकट फॉर्म में लिखना चाहें एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बन जाएगा लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू HC ओवर E जो है इसका आंसर क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 1240 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय वोल्टेज। तो V यहाँ पे क्या है, दिस इज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। एक पॉइंट और मैं यहाँ पे बता देता हूं कि जो कंटीन्यूअस कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होती है ना, इसकी एनर्जी जो होती है ना वो डिपेंड करती है टारगेट मेटल पे, लेकिन कंटीन्यूअस एक्सरेज की एनर्जी जो है वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे डिपेंड करती है। ये एक सेंटेंस आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो ये लिख देता हूं, एनर्जी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ characteristic X-rays depend only on target metal, but for continuous X-rays these factors depend on accelerating potential। तो बस मेनली हाँ लास्ट में इसका ग्राफ बना देते हैं कि इधर अगर इंटेंसिटी है, I स्टैंड्स फॉर इंटेंसिटी, और इस तरफ लैम्डा है अगर, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ऐसा ये के गैमा, के बीटा और ये के अल्फा की पीक होती है। तो याद रखिएगा एनर्जी का ट्रेंड क्या होता है, एनर्जी के गैमा की ज्यादा होती है के बीटा से और वो ज्यादा होती है के अल्फा से। फ्रीक्वेंसी का भी यही ट्रेंड है। जबकि वेवलेंथ का ट्रेंड इससे अपोजिट हो जाएगा, वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी इसका ट्रेंड अपोजिट होता है। के अल्फा की वैल्यू ज्यादा होती है के बीटा से और वो ज्यादा होती है के गैमा से। ये चीज आप याद रख सकते हैं। बस एक्सरेज का मैंने इंट्रोडक्शन आपको देना था। ये इसमें जो जितनी चीजें एंटी टेस्ट में पूछी जा सकती हैं वो इसी में से पूछी जाएंगी, अगर जो पूछी जाएंगी क्या जी इसकी एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, उसकी एनर्जी किस पे डिपेंड करती है। अच्छा के अल्फा के बीटा के गैमा में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक ट्रांजिशन कर रहा होता है, या उनकी इक्वेशन क्या बनती है, या उनमें से एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होती है, वेवलेंथ किसकी ज्यादा या कम होती है। यही चीजें नॉर्मली बुक में डायरेक्टली ये चीजें मेंशन नहीं की गई हैं सच, ये एनर्जी के ट्रेंड्स वगैरह। तो बाकी हमारे पास दो तरह की एक्सरेज होती हैं, एक होती है सॉफ्ट एक्सरेज, ठीक है। सॉफ्ट एक्सरेज क्या होती है, जिसकी एनर्जी क्या होती है, लेस होती है और उसकी पेनिट्रेशन पावर भी कम होती है। पेनिट्रेशन का मतलब होता है ये किसी मीडियम में भी लेस ही एंटर हो सकती हैं। दूसरी होती है हार्ड एक्सरेज। हार्ड एक्सरेज क्या होती है, जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है, एनर्जी भी ज्यादा होती है और जो पेनिट्रेशन पावर है किसी मीडियम में एंटर होने की एबिलिटी वो भी इसमें क्या होती है, वो भी ज्यादा होती है। जो मेडिकल में हम यूज करते हैं ना बंदों के ऊपर जो एक्सरेज लॉन्च करते हैं या उससे हम डायग्नोसिस करते हैं वो सॉफ्ट एक्सरेज होती हैं। लेकिन जब हम इंजीनियरिंग में किसी मशीन के क्रैक पार्ट्स को स्टडी कर रहे होते हैं कि कहाँ पे कैविटीज हैं, क्रैक्स हैं, होल्स हैं, वहां पे हम हार्ड एक्सरेज यूज करते हैं, ठीक है। हार्ड एक्सरेज ह्यूमन बॉडीज पे यूज नहीं होती है। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो आपने डायग्राम बनाई है, फर्स्ट डायग्राम जो सर्कुलर पार्ट्स बनाए हैं सर, वो प्लीज दोबारा समझा दें। जी सर ये अभी आप माइक को बेटा ऑफ थैंक यू सर। जी सर। देखिए हमारे पास ये ना कोई टंगस्टन का या मोलिब्डेनम का कोई एटम है, ठीक है, हैवी एटॉमिक नंबर एलिमेंट, ठीक है, जिसके शेल्स के दरमियान एनर्जी गैप ज्यादा होता है। ये के शेल है, ये एल शेल है और ये एम शेल है। सपोज यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम भेजते हैं ऐसे, ये एक इलेक्ट्रॉन है,
ये जाता है इधर के शेल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन था, उसको स्ट्राइक करता है और उसको नॉकआउट कर देता है। तो हम क्या देते हैं कि ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, दिस इज द नॉक्ड इलेक्ट्रॉन। नॉक्ड इलेक्ट्रॉन जो निकला है, और ये वो है जिसने इसको निकाला था। तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, कि उससे टकरा करिए इधर आ गया। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, यहाँ पे एक खाली जगह या वैकेंसी क्रिएट हो गई। आपको पता है के शेल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो हर इलेक्ट्रॉन की ये ख्वाहिश होती है कि वो स्टेबल हो, मोस्ट स्टेबल ये जगह है के शेल, तो वो इस जगह को फिल करने के लिए आएगा किसी भी हायर शेल से। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, साथ वाले शेल से, यानी कि एल शेल से। तो एल शेल से जब के शेल में इलेक्ट्रॉन फिल करने आएगा तो ये फिनोमेना होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब हायर शेल से लोअर शेल में आता है तो यहाँ पे एक फोटॉन एमिट हो जाएगा। तो इधर भी क्या होगा, एक फोटॉन एमिट होगा, और ये फोटॉन हाई एनर्जी का होगा क्योंकि इनके शेल्स के दरमियान गैप काफी ज्यादा है। कल आपको बताया था पहले दो शेल्स के दरमियान एनर्जी गैप काफी ज्यादा होता है। तो ये हाई एनर्जी का फोटॉन बनेगा जैसा कि एक्सरे का है। ये इसका फिनोमेना, इसे कहते हैं इनर शेल ट्रांजिशन, कि जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक होता है इनर शेल में किसी इलेक्ट्रॉन से, उसको नॉकआउट करता है, तो उसमें हायर शेल से लोअर शेल में ट्रांजिशन होती है, तो उसकी वजह से एक्सरे प्रोड्यूस होती है। अच्छा जी बेटा, अब आप बताइए आपका क्या क्वेश्चन है। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो आपने दूसरा वाला हमारे पास बनाई है डायग्राम, इसके अंदर सर आपने एक इलेक्ट्रॉन जैसे उसमें पास करा है, तो सर उसका नॉकआउट इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा? देखो मैं चीज समझाता हूँ। जब हम इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करते हैं ना किसी भी टारगेट पे, तो दोनों फिनोमेना एट द सेम टाइम हो रहे होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स नॉकिंग करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सेस बनाते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन खाली जगह से डिफ्लेक्ट होते हैं तो कंटीन्यूअस एक्सेस बनाते हैं। इसलिए जो यहाँ पे ये ग्राफ बनाया गया है ये दोनों एक्सरेज के लिए है। इसमें जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन ये कंटीन्यूअस एक्सरेज के लिए है, और ये वाला पोर्शन भी कंटीन्यूअस एक्सरेज के लिए है। दरमियान का ये जो पीक्स नजर आ रही है ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का, तो दोनों काम एट द सेम टाइम हो रहे हैं। जी सर। ठीक है बेटा, अपना हैंड बेटा लोड कर लिया करें जिसका क्वेश्चन क्लियर हो जाए। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। सही है, आपने सेकंड ग्राफ में बताया कि जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो कम हो जाती है वो हिट करने के बाद, वो बताइएगा क्यों कम होती है? न्यूक्लियस के देखे ना, एक शख्स भाग रहा है ना, पहले उसका बाजू पकड़ के आप खींचे, या तो वो गिर जाएगा या वो स्लो हो जाएगा। ये चीज इसने न्यूक्लियस ने की है। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, उसने अपने पास उसको अट्रैक्ट किया है, तो इधर जाते वो स्लो डाउन होगा या फिर वो रेस्ट पे आ जाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट बेटा, अपने हैंड लोअर करते जाए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे जी, क्वेश्चन ले सकते जी बेटा। स्टेज दोबारा बता दें। कौन सी चीज बेटा? क्या चीज दोबारा बतानी है? ब्रेमस्टॉलिंग इफेक्ट, सॉरी। अच्छा, उसपे यही है कि जब एक इलेक्ट्रॉन सेम इसी में ना, यहाँ पे दो काम होते हैं। आने वाले इलेक्ट्रॉन के दो पॉसिबिलिटीज हैं, वो या तो इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देगा तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे बन जाएंगे, या फिर वो यहाँ से न्यूक्लियस के पास से खाली जगह, ज्यादातर कंटीन्यूअस एक्सरेज बनने के चांस होते हैं, यहाँ से वो इसके खाली जगह से डिसेलरेट हो जाएगा, यानी कि न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, तो उसकी स्पीड पहले से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो कहीं इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो उसकी स्पीड पहले से कम हो जाएगी और एनर्जी भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर उसकी एनर्जी शुरू में शायद 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, वहां पे जाके 3 हो गई, तो उसकी जो एनर्जी में लॉस आया है 7, वो 7 कहाँ गया? दैट इज कन्वर्टेड इनटू द एक्स-रे फोटॉन। ये वो कॉन्सेप्ट है जो पढ़ाया जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेटिंग और डिसेलरेटिंग चार्जेस। व्हेनेवर द चार्जेस, यहाँ पे चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन, दे आर डिसेलरेटेड और एक्सेलरेटेड इवन, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। वो यहाँ पे कौन है? एक्स-रेज है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। सर मेरा क्वेश्चन था क्वांटाइज एनर्जी और रेडाई से कि ना हमने अगर देखे वो ट्रेंड इनका, तो रेडाई भी पड़ता है शेल 1 और 2 के, लाइक इस तरह देखे डिफरेंस नहीं, तो वो जो हमारे पास एनर्जी और रेडाई दोनों भरेंगे ना? मुझे आपका बेटा क्वेश्चन समझ नहीं आया कि आप किस चीज की बात कर रहे हैं? सर अगर हमने जो ट्रेंड लिखा था एनर्जी का और रेडियस का, हमने तो दो लिखे थे ना, एनर्जी का एक ट्रेंड लिखा था E1 और E2 इस तरह से लिखा था, एक लिखा था मैंने डिफरेंस के अकॉर्डिंग। मैं पूछ रहा था हमारे पास जो सिंपल है एनर्जी और रेडाई दोनों हमारे पास पड़ेंगे, लेकिन अगर हम डिफरेंस देखें एनर्जी और रेडियस का, डिफरेंस ऑफ एनर्जी रेडियस का डिफरेंस बढ़ता है और एनर्जी का डिफरेंस कम होता है, और एनर्जी कम होता है। ओके, ठीक है। और सर हमारे किप्स की बुक में ना एक ग्राफ बना हुआ था क्वांटाइज्ड रेडाई में, मोमेंटम इनवर्सिव डायरेक्टली रिलेशन इनवर्स ऑफ एन के। सर ये ग्राफ बना दें, यहाँ पे सही नहीं बना हुआ। किस चीज का ग्राफ? P डायरेक्ट रिलेशन है 1/n के। मोमेंटम का 1/n के साथ है, वो तो फिर इनवर्स ग्राफ हो जाएगा ना, सीधे सीधा।
मोमेंटम का और एन का ग्राफ जो होता है ना वो इनवर्स होता है। अगर मोमेंटम का 1/n के साथ ग्राफ बनाएंगे तो फिर वो क्या बन जाएगा, वो डायरेक्ट बन जाएगा। ठीक है। ओके सर, मैं एक MCQ था, if the wavelength of photon emitted due to transition of electron from third orbit to first orbit in a hydrogen atom is lambda, then the wavelength of photon emitted due to transition of electron from fourth orbit to second orbit will be। वो ना फॉर्मूला एक बनाया जा सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं चाह रहा था आगे लेजर की तरफ जाऊं, चले ये नोट कर ले, मैं फिर इसको रेज करूंगा, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अच्छा जी, वही कॉन्सेप्ट है, पहली दफा तीसरे से पहले में आ रहे हैं और फिर अगली दफा चौथे से दूसरे में आ रहे हैं। तो फॉर्मूला होता है ये वाला, बोहर की थर्ड पास्टुलेट, HF इज इक्वल टू EN माइनस EP। अब ये बन जाएगा HC ओवर लैम्डा। अब एक बात देखिए, एनर्जी किस केस में ज्यादा होगी, 3 से 1 में आने के केस में या 4 से 2 में आने के केस में? 3 से 1 में आने के केस में एनर्जी ज्यादा होगी और 4 से 2 में आने में एनर्जी क्या होगी, वो कम होगी। तो आपने हायर एनर्जी किस वाले को लेना है, 3 से 1 वाले को, और लोअर एनर्जी किसको लेना है, 4 से 2 वाले को। ठीक है जी। और इधर क्या आ जाएगा, HC ओवर लैम्डा आ जाएगा। अब आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा, HC कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा 1 ओवर लैम्डा 3/1 माइनस 1 ओवर लैम्डा 4 से 2 तक जो आई थी। यहाँ पे HC पहले ही था, तो ये HC से कट जाएगा, तो 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा 3/1 माइनस 1 ओवर लैम्डा 4/2। ठीक है, जो 4/2 से आई थी। अब आप इसका एलसीएम ले लें, लैम्डा 3/1 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा 4/2, तो ऊपर क्या आ जाएगा, लैम्डा 4/2 माइनस लैम्डा 3/1, और इधर क्या आ जाएगा 1 ओवर लैम्डा। तो 1 ओवर लैम्डा में लैम्डा को जब आप इन्वर्स करेंगे तो ये बन जाएगा लैम्डा 3/1 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा 4/2। अब बुक में उन्होंने जो भी ऑप्शंस रखे हुए यहाँ पे, और इधर क्या आ जाएगा लैम्डा 4/2 माइनस लैम्डा 3/1, ऐसे करके एक फार्मूला बन जाएगा। ठीक है बेटा। सर इसमें हम वैल्यूज कौन सी पुट करेंगे? अब वैल्यूज अब आपको उसने जो भी दी होंगी डेटा के मुताबिक कि 3 से 1 तक जो लैम्डा आ रहा है वो क्या है, और 4 से 2 तक वाला लैम्डा क्या है। अगर वो आपको कैलकुलेट करना है तो फिर आप सेपरेटली कैलकुलेट कर लें इस फार्मूला में। एनर्जी की वैल्यूज फिर पता होनी चाहिए आपको, 3 से 2 का गैप आपको पहले पता होना चाहिए, फिर आप वहां से लैम्डास कैलकुलेट कर सकते हैं। E इज इक्वल टू HC ओवर लैम्डा वाले फार्मूला से। तो अगर आपको पहले 3 से 1 का गैप पता होना चाहिए, जो कि कितना होता है, मैंने आपको कल बताया था, वो था हमारे पास कुछ आ रहा, वो खैर वो 7 वालों का था, 3 से 1 का आपको फुल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले वो कैलकुलेट कर लें, फिर वहां से लैम्डा 3/2 आ जाएगा, आपको 3/1 आ जाएगा, इसी तरह 4/2। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी जल्दी से लेते हैं और आगे चलते हैं। जी बेटा। सर मेरा एक MCQ था, if the current in a coil having a constant inductance of L Henry grow at a uniform rate, what is the value of average current? If a coil of uniform inductance L, आगे क्या बोला था आपने? L Henrys grow at a uniform rate, what is the value of average current? What is the value of average current? तो वो I by average current जो होगा वो होगा हमारे पास शुरू में 0 होता है, बाद में जो है वो I हो जाता है, तो डिवाइड बाय, तो I/2 होना चाहिए। सर कैसे? वो देखो ना, इंडक्टर में शुरू में करंट कितना होता है 0, बाद में कितना हो जाता है मैक्सिमम I, तो एवरेज कैसे आएगा 0 प्लस I/2। तो ये I/2 या 1/2 I कह सकते हैं आप इसको। ओके सर, थैंक यू। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेजर को थोड़ा सा लेंथी है, अब मैं क्वेश्चन आपके इंशाल्लाह बाद में लूंगा मजीद। लेजर जो है ना, ये एक एक्रोनिम है। एक्रोनिम ऐसे एब्रीविएशन को कहते हैं जिसका एक खास वर्ड बनता है। जैसे अगर हम कहते हैं ना नासा, नॉर्थ अटलांटिक स्पेस अथॉरिटी जो है ना, या इसी तरह नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वो जो है ना, ये है तो एब्रीविएशंस, लेकिन वो क्या बन रहे हैं, वर्ड्स भी बन रहे हैं। वापडा, WAPDA, ठीक है, वापडा वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, लेकिन ये एक वर्ड बन रहा है तो इसे कह देते हैं एक्रोनिम। तो इसी तरह लेजर भी एक एक्रोनिम है तो ये एब्रीविएशन ही, लेकिन इस एब्रीविएशन से एक मीनिंग बनता है, पूरा वर्ड बनता है, मीनिंग ही वर्ड बनता है। सो दिस इज एक्रोनिम। एक्रोनिम है किस चीज का, LASER, L फॉर लाइट, A फॉर एम्प्लीफिकेशन,
by S for stimulated, E for emission, of R for radiation। तो ये है वो वर्ड जिसकी वजह से इसको लेजर कहा जाता है, LASER, लाइट एम्प्लीफिकेशन। ये ब्लर क्यों हो गया? मैं आपके वो हैंड्स का वो समझ चुका हूँ वजह कि सारा ब्लर हो गया। मैं इसको सेट करता हूँ, हैंड्स को लोड कर लीजिए। मैं एक मिनट लाता हूँ। बात करें किस क्लास के लिए? एमडी कैट के लिए 10 मई से शुरू है। लाइव लेक्चर्स भी होंगे और रिकॉर्डेड वीडियोस भी होंगे। जीएपी एडमिशन ओपन नहीं है, एडमिशन ओपन हो गया अप्रैल के लास्ट मंथ में। आप ऑनलाइन वेबसाइट मेन कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल है, यही इसका क्या है, दिस इज द प्रिंसिपल। अगर आपसे कोई पूछे कि लेजर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है तो आप कहेंगे स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? पहला तो फायदा ये होता है कि ये मोनोक्रोमेटिक होती है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब ये होता है कि इसमें हमेशा सिंगल कलर प्रोड्यूस होता है, यानी कि वन कलर का लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। दूसरा एडवांटेज क्या है इसका कि इसमें जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो कोहेरेंट होती है। कोहेरेंट किस बीम को कहा जाता है? ऐसा बीम जिसमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस एग्जिस्ट करता हो। कांस्टेंट फेज डिफरेंस क्या होता है जरा समझे। सपोज ये एक वेव है ऐसे और दूसरी एक ये वेव है। अभी इसका फेज शुरू में कितना है 0 डिग्री और इसका फेज कितना है शुरू में 180 डिग्री। अगर हम इसको देखें ये दोनों अगर इसी तरफ जा रही हैं तो ये जब ये 180 पे पहुंचे तो ये 360 पे पहुंच गई है। तो इसमें जो फेज डिफरेंस है वो हमेशा ही कितना रह रहा है 180 डिग्री -0 या फिर 360 डिग्री -180 डिग्री। इन आइदर केस आंसर कितना रहा है 180। हम आसान लफ्जों में कहते हैं अगर दो वेव सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से चल रही हैं तो उनमें हमेशा फेज क्या रहता है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो उनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं दे आर कोहेरेंट। तीसरी कि ये यूनिडायरेक्शनल होता है बीम सारा, कि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तीसरा चौथा पॉइंट क्या होता है कि ये हमारे पास इंटेंस बीम होता है। इंटेंस का मतलब है कि मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स हमें मिलते हैं, इंटेंसिटी ज्यादा होती है। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हमें समझने हैं कि वो टर्म्स क्या हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? सबसे पहली टर्म आपको मालूम होनी चाहिए, उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन, ठीक है जी। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन हायर शेल पे है
तो वो जब नीचे आएगा तो वो यहाँ पे क्या कर देगा, वो एक यहाँ पे फोटॉन प्रोड्यूस कर देगा। इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन, कि खुद ब खुद नीचे आया और उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। दूसरी टर्म जो होती है उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। ये क्या होती है? इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन पहले लोअर स्टेट में था, यहाँ पे E1 में, हमने यहां से एक फोटॉन भेजा ऐसे, ये फोटॉन इसमें एब्जॉर्ब हुआ और फोटॉन ने इस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दिया अपर शेल पे E2 पे। तो इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। यानी कि ये फोटॉन कितनी एनर्जी का होना चाहिए, जितना इन दो शेल्स के दरमियान का एनर्जी गैप है, यानी कि E2 माइनस E1। सपोज इसकी एनर्जी 12 है, इसकी एनर्जी 5 है, तो 12 माइनस 5 7, तो इसका मतलब इस फोटॉन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए 7। तब ये यहां से इसको उठाकर यहां तक पहुंचाएगा। और यहाँ पे भी अगर इलेक्ट्रॉन नीचे आया तो जो फोटॉन निकला था उसकी एनर्जी भी उतनी ही थी जितनी उन दो शेल्स का एनर्जी गैप था। अब इन दोनों का मिक्सचर समझते हैं, इन दोनों का कंबाइंड मिक्सचर समझ आ गया तो फिर लेजर सारा समझ आ गया। तीसरा केस, इसे हम कहते हैं स्टिमुलेटेड या फिर इंड्यूस्ड एमिशन, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन। स्टिमुलेटेड का या इंड्यूस का वर्ड यहां से लिया है और एमिशन का वर्ड हमने यहां से लिया है। इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक हायर एनर्जी स्टेट पे होता है ऑलरेडी, ठीक है जी। हम यहां से एक फोटॉन भेजते हैं ऐसे, इस फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है जितना इन दो शेल्स का एनर्जी गैप है, यानी कि E2 माइनस E1। ये E2 है, ये E1 है। अब हमने जो फोटॉन भेजा है उसकी एनर्जी गैप यही है, ये इलेक्ट्रॉन इसके देखा देखी नीचे आएगा और ये इलेक्ट्रॉन, ये फोटॉन तो आगे वैसे ही चलता जाएगा, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के नीचे आने की वजह से सेम उसी एनर्जी गैप का एक और फोटॉन प्रोड्यूस हो जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन नीचे आता है तो फोटॉन भी उतनी एनर्जी का ही होता है जितना इन दो शेल्स का गैप है। तो हमने यहाँ पे पहले फोटॉन कितना लिया था E2 माइनस E1 का, ये फोटॉन ऐसे ही चलता गया आगे, लेकिन इसने उसको इंड्यूस किया, रागिब किया, परसुएड किया कि तुम भी अब नीचे और इलेक्ट्रॉन फोटॉन निकालो। तो ये भी इलेक्ट्रॉन नीचे आता है तो ये भी फोटॉन एमिट कर देता है और उसकी एनर्जी भी सेम इतनी है। तो इसका मतलब है अब ये क्या हुआ, ये दोनों फोटॉन जो है इसमें क्या कुछ है, ये दोनों मोनोक्रोमेटिक भी हैं, सेम कलर के हैं। दूसरा पॉइंट, ये सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगे स्पीड ऑफ लाइट से, तो हम कहेंगे दे आर कोहेरेंट। तीसरा पॉइंट कि ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम कहेंगे दे आर यूनिडायरेक्शनल। और चौथा पॉइंट क्या है, वो बीम पहले से क्या हो गया है, वो इंटेंस भी हो गया। इंटेंस का मतलब है बीम में फोटॉन्स की तादाद पहले से ज्यादा हो गई है, एक था दो बन गए। ये फिनोमेना है जिसको आपने यूज करना है। अब प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, एक टर्म यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। उसको जरा समझते हैं। अभी हमने ये देखा है कि अगर हमने स्टिमुलेटेड एमिशन करवानी है तो इलेक्ट्रॉन का हायर शेल पे होना जरूरी है, तब वो नीचे आएगा और फोटॉन निकालेगा। अब नॉर्मल पॉपुलेशन क्या होती है, नॉर्मल पॉपुलेशन ये होती है, ज्यादातर जो लोअर शेल है E1 और एक जो अपर शेल है E2, E1 में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा होती है और E2 में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम होती है हायर स्टेट पे। याद रखिएगा, ग्राउंड स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, और अपर स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर नहीं टिकते हैं, नीचे आ जाते हैं या उधर कम रहते हैं। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक तरीके से सारे इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर की तरफ भेज देते हैं, मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स को, और नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम रह जाती है। तो ये क्या है E2 और ये क्या है E1। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N2 में क्या है, वो N1 से ज्यादा है, और इधर क्या था, N2 में N1 से क्या थे, कम थे पहले शेल से। ठीक है जी। तो ये स्टेट करना बहुत जरूरी है पॉपुलेशन इन्वर्जन। अगर पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं करेंगे तो एटम्स या सॉरी इलेक्ट्रॉन्स हायर स्टेट पे नहीं होंगे। जब तक वो हायर स्टेट पे नहीं होंगे हम इंड्यूस्ड या स्टिमुलेटेड एमिशन वाला काम नहीं कर सकते। पॉपुलेशन इन्वर्जन होगी, हायर शेल पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा होगी तो हम फोटॉन भेजेंगे तो वो नीचे आएंगे और फोटॉन बनाएंगे। तो ये कंडीशन पहले अचीव करना जरूरी है। पॉपुलेशन इन्वर्जन हम कैसे अचीव करते हैं, इसके 3-4 तरीके होते हैं। ये हम करते हैं, पहला तरीका होता है बाय ऑप्टिकल पंपिंग। अच्छा, या दूसरा तरीका हो सकता है बाय मैकेनिकल पंपिंग, या एक तरीका होता है बाय, कभी कभार यूज करते हैं इसको हम कहते हैं बाय थर्मियोनिक पंपिंग।
हमारा टारगेट क्या है, इन इलेक्ट्रॉन्स को हायर स्टेट पे भेजना। तो ज्यादातर जो हम यूज करते हैं वो ये वाला यूज करते हैं, ऑप्टिकल पंपिंग, इसी को ज्यादातर यूज किया जाता है। ठीक है, पंपिंग का मतलब होता है किसी चीज को नीचे से ऊपर भेजना। जैसे आपके घरों में मोटर या पंप लगाया हो तो वो क्या करता है, पानी को उठाकर ऊपर भेज रहा होता है। तो पंपिंग यही है, इलेक्ट्रॉन्स को नीचे से उठाकर ऊपर भेजना ताकि पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाए, पॉपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वर्ट हो जाए। नॉर्मली इस तरह से होती हैं, बाद में इन्वर्ट होकर ज्यादा तादाद ऊपर चली जाए। ठीक है, ऑप्टिकल पंपिंग में क्या होता है, ऑप्टिकल पंपिंग में ये काम होता है, हम इसको ऊपर की तरफ कैसे भेजते हैं, ऑप्टिकल यानी कि लाइट के फोटॉन्स के थ्रू ऊपर भेजते हैं। मैकेनिकल पंपिंग में हम किसी एटम से इसको स्ट्राइक कराते हैं और ये फिर उठकर ऊपर चला जाता है। थर्मियोनिक पंपिंग में हम इसको हीट अप करते हैं तो हीट से इसको एनर्जी मिलती है और ये ऊपर चला जाता है। लेकिन ज्यादातर हम क्या यूज करते हैं, ऑप्टिकल पंपिंग, हम फोटॉन्स के थ्रू इसको ऊपर भेजेंगे। ठीक है बेटा, जी बेटा, ओके। तो अब इसका प्रैक्टिकल हम इसको देखते हैं जी। अब हम देखते हैं जी लेजर एक्शन, कि लेजर कैसे काम करता है। अब बेटा दोनों चीजें करनी है हमने, पॉपुलेशन इन्वर्जन करनी है पहले, उसके बाद फिर लेजर एक्शन स्टार्ट होगा। जी बेटा, ओके। अब ना यहाँ पे जो प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं वो जरा कॉन्सेप्ट समझ लें, वो क्या होता है। ये एनर्जी स्टेट है E1, टाइम कितना रह चुका है, ठीक है, E1, ये एनर्जी स्टेट है E2 और ये एनर्जी स्टेट है E3। इसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, इसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट और इसको हम कहते हैं मेटा तादाद ज्यादा होगी तो ही हम अपना ये वाला काम स्टार्ट करेंगे, लेजर एक्शन, स्टिमुलेटेड एमिशन, हम अपना फोटॉन भेजेंगे। तो पहला काम तो क्या है, हम अगर इलेक्ट्रॉन्स को इधर भेज भी देते हैं तो यहाँ पे ज्यादा देर नहीं दिखेंगे, तो उधर इकट्ठा रश नहीं बन सकता, वो तो नीचे आ जाया करेंगे। तो हम फिर क्या करते हैं, एक थोड़ी सी नीचे, उससे नीचे एक स्टेट क्रिएट कर लेते हैं, उस स्टेट को हम कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर के लिए रुक सकते हैं, कितनी देर के लिए, 10⁻³ सेकंड्स तक के लिए, ये ज्यादा टाइम है। 10⁻³ जो है ना, ये 10⁻⁸ के मुकाबले में ज्यादा टाइम है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये उसके मुकाबले में ज्यादा स्टेबल स्टेट है, इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर रुकेंगे। चले जी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे जी इलेक्ट्रॉन्स है ये सारे। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से ऊपर शिफ्ट करते हैं। इधर कैसे शिफ्ट करते हैं, कुछ फोटॉन्स लेते हैं यहाँ पे हम, ये फोटॉन्स क्या करते हैं, जिनकी एनर्जी कितनी होती है, HF = E3 - E1, जितना इन दो शेल्स का एनर्जी गैप है, इतनी एनर्जी के फोटॉन्स लेने। सपोज इन दो शेल्स का गैप है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपने 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटॉन्स लेने हैं इन एटम्स को, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करने में। ओके, यहाँ पे शिफ्ट हो गए। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो गए तो यहाँ तो ज्यादा देर उन्होंने रुकना ही नहीं है, यहाँ पे तो वो कितनी देर रुकेंगे, सिर्फ 10⁻⁸ सेकंड्स तक, बस, इससे ज्यादा नहीं। यहाँ से वो पहले फॉल करेंगे इस पे, क्योंकि इनके इसके मुकाबले में ये जगह उनको जल्दी स्टेबल थोड़ा कुछ हद तक कर देगी। ठीक है, तो ये पहले फॉल होकर यहाँ पे आएंगे ऐसे, ये तीनों फॉल होकर इस जगह पे आएंगे ऐसे, तो यहाँ पे आ गए। जब ये यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी कुछ फोटॉन्स निकलेंगे, लेकिन जो यहाँ पे फोटॉन्स हमने निकाले उसको हम नॉर्मली क्या कर देते हैं, उसको हम इग्नोर कर देते हैं, उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे होते। अच्छा, ये बहुत थोड़ी एनर्जी के गैप के होते हैं फोटॉन्स। अब यहाँ पे थोड़ी देर ज्यादा उन्होंने रुकना है, कितनी देर के लिए, 10⁻³ सेकंड्स। ये उसके मुकाबले में कितना ज्यादा टाइम है, 10⁻⁸ ओवर 10⁻³ करो ना तो आंसर 10⁵ आता है। इसका मतलब है ये टाइम उससे 1 मिलियन टाइम ऑलमोस्ट क्या है ज्यादा, 1 लाख टाइम उससे ऑलमोस्ट क्या है ज्यादा है। अब हम दूसरे सेट को भेजेंगे, ये पहला सेट भेजा वो ड्रॉप होकर इधर आया, ये भी इधर पड़ा हुआ है। अब हम दूसरा सेट एक और भेजेंगे, दूसरा सेट में 3-4 इलेक्ट्रॉन और भेजे, वो भी इधर चले गए। अभी पहले वाले गिरे नहीं है, नीचे नहीं आए, दूसरा सेट भी जमा हो गया। इसका मतलब ये ऐसी जगह होगी कि जहां पे एक टाइम पे एक से ज्यादा सेट इकट्ठे हो गए।
फिर हम तीसरा सेट भेजेंगे। पहला सेट अभी गिरने वाला है, पहला सेट क्या है अभी, वो गिरने वाला है, दूसरा भी थोड़ी देर टिकेगा, तीसरे वाला ज्यादा देर टिकेगा। अब एक वक्त आया कि यहाँ पे इस जगह पे जो एटम्स है या इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो काफी ज्यादा इकट्ठी हो गई है। ये काम अचीव कर लिया हमने, थोड़ी देर के लिए हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर ली। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन किस स्टेट पे होती है? पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव्ड एट E2 पे अचीव हुई है, वहां पे थोड़ी देर के लिए अचीव हो गई। अब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन अगर तो खुद नीचे आ गया तो फिर तो वो ये काम करेगा, स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब जब वो निकलने वाले हैं, जैसे गिरने वाले हैं, हमने इस टाइम पे क्या करना है, यहां पे एक फोटॉन खुद से भेजना है, एक नहीं ज्यादा इनफैक्ट। तो कम से कम उसकी जो एनर्जी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? उसकी एनर्जी होनी चाहिए इन दो शेल्स के एनर्जी गैप इक्वल, ताकि हम ये प्रोसेस कर सकें स्टिमुलेटेड एमिशन। तो इसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए? E2 माइनस E1। जैसे ही हम इस फोटॉन को भेजेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ आएंगे ऐसे, और अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक फोटॉन तो यही चलता जा रहा है ना आगे, इन तीन के नीचे आने की वजह से मजीद 3 फोटॉन्स क्या होंगे, वो एमिट होंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अब सारा क्या हो गया, यही सारा काम अचीव हो गया। इस जगह पे सारे फोटॉन्स, ये वाले फोटॉन्स इनको ऑप्टिकल पंपिंग करा रहे थे, ये फोटॉन्स क्या कर रहे हैं, ऑप्टिकल पंपिंग ऊपर भेज रहे थे। ये वाला फोटॉन है असल काम, इसने सारा लेजर एक्शन स्टार्ट किया, ये वाला काम स्टिमुलेटेड एमिशन। तो जिसकी वजह से नीचे आएंगे, मजीद वो वाले बाद में नीचे आएंगे, तो हमारे पास जो लेजर बीम है वो पहले से इंटेंस होता जाएगा, मोनोक्रोमेटिक, कोहेरेंट, यूनिडायरेक्शनल होगा। ये इसका फिनोमेनन है। बाकी हमारे पास टाइप्स ऑफ लेजर्स जो हैं वो आप पढ़ लीजिएगा, सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैस भी होते हैं। और लेजर्स की जो हमारे पास जो टाइप है, फेडरल पंजाब बुक में वो हीलियम और नियॉन लेजर है, वो गैस लेजर की टाइप में आता है, वो डिस्कस किया हुआ है। तो हीलियम नियॉन लेजर का अगर कोई क्वेश्चन है, वैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। हीलियम नियॉन, हीलियम इसमें कितना होता है 15%, सॉरी 85%, और नियॉन इसमें कितना होता है 15%। तो नियॉन को हम कहते हैं दिस इज द एक्टिव गैस। एक्टिव गैस का मतलब क्या होता है कि इसने लेजर एक्शन करना है, ठीक है। और यहाँ पे हम हीलियम को यूज करते हैं फॉर मैकेनिकल पंपिंग, फॉर मैकेनिकल पंपिंग, कि हमने यहाँ पे हीलियम के एटम्स को नियॉन से स्ट्राइक कराना होता है और इसको लोअर शेल से हाई शेल पे भेज देते हैं। ऑप्टिकल पंपिंग नहीं होती यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फोटॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, उसकी वेवलेंथ कितनी होती है 632.8 नैनोमीटर। और जो उनका कलर होता है वो किस कलर के होते हैं, वो उनका कलर होता है रेड कलर के फोटॉन्स निकलते हैं इसमें हीलियम नियॉन लेजर में। और उनकी जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है हर फोटॉन की 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाकी आप बुक से पढ़ लीजिएगा, ये एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये भी टॉपिक्स मैंने आपकी रिक्वेस्ट पे करवा दिए, वरना ये टॉपिक डायरेक्टली मेंशन्ड नहीं है सिलेबस में। लेजर का आप में से किसी बच्चे ने, कुछ बच्चों ने कहा था कि सर हमें लेजर पढ़ा दे, तो मैंने आपको लेजर की वो चीजें जरूर पढ़ा दी हैं जो आपको पूछी जा सकती हैं। इनकेस अगर आपका मजीद कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी बेटा। सर लिक्विड लेजर में मेथनॉल की एग्जांपल आती है? जी बेटा। सर लिक्विड लेजर में मेथनॉल की एग्जांपल आती है? लिक्विड लेजर में किसकी एग्जांपल? मेथनॉल। मेथनॉल, हाँ वो आता है, बिल्कुल आता है, वो उसमें आता है, बिल्कुल ठीक है। वो आपकी वो किप्स की बुक्स में भी लिखा हुआ है कुछ मजीद एग्जांपल्स। जी बेटा, और कोई क्वेश्चन? आपके माइक्स ऑन है। सर लेजर एक्शन के दौरान हम जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ग्राउंड स्टेट से डायरेक्टली मेटास्टेबल स्टेट पे क्यों नहीं भेज सकते? हाँ, मेटास्टेबल स्टेट जो होती है ना, इसको हम कहते हैं कि ये ऐसी स्टेट है जिसपे इलेक्ट्रॉन ना तो डायरेक्टली आ सकते हैं, ठीक है, और ना ही इस पे डायरेक्टली, इस पे इनके इलेक्ट्रॉन्स को लाना और इधर से मूव कराना दोनों ही मुश्किल होता है। तो ये मेटास्टेबल स्टेट, नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो नेचुरल स्टेट बनी होती है उसमें हायर शेल होते हैं, वही उसी के थ्रू हम इनडायरेक्ट इस पे एक्साइटेशन कराते हैं। ये बात ठीक है आपकी कि ये अनस्टेबल होती है, तो लेजर वाला टॉपिक ही नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि लेजर का टॉपिक डायरेक्टली शामिल नहीं है। जैसे लास्ट टाइम पेपर में आप देख सकते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के ऑलमोस्ट 10 से 12 क्वेश्चन आए हुए थे जो कि सिलेबस में शामिल नहीं था, तो मुझे वो करवाना पड़ा। तो मैंने सोचा पहले ही आपको करवा दूं, इन केस अगर कोई क्वेश्चन होता भी है तो आपको। सर लेजर की टाइप्स की एग्जांपल पूछी जाती है ना? हाँ, अब वो इस टाइम पे मेरे ज़हन में सारी नहीं है। सॉलिड, लिक्विड और गैस में लिक्विड की एग्जांपल आपने जैसे बोल दिया, गैस की ये है हीलियम और नियॉन लेजर,
रुबीडियम और ब्रिलियम लेजर भी होता है, रुबीडियम और ब्रिलियम लेजर, जिसको हम रूबी लेजर भी नॉर्मली बोलते हैं। और ये भी हमारे पास जो है वो बेरिलियम, ये आई गेस हाँ ये भी गैस लेजर में आता है। और भी आप देख लें कार्बन डाइऑक्साइड और एक और होता है ऑक्सीजन या पत्नी कोई और चीज, ये भी गैस लेजर में आता है। तो सॉलिड लेजर की एग्जांपल इस टाइम पे मेरे ज़हन में नहीं आ रही है। बाकी वो मेमोराइज करने वाली चीजें हैं, तो वो मैंने टॉपिक ऐसा इसको लाइक काफी अरसे से इसको पढ़ा नहीं था इसको। सर वो लास्ट वाली पेंटिंग कौन सी है? तो हमारे पास ये जो ऊपर जा रहा है, तो उसके बाद जो हमारे पास इसमें एनर्जी लग रही है, वो एनर्जी डायरेक्ट पास हो रही है, उसका कोई काम नहीं है इसमें। सॉरी बेटा दोबारा पूछें, कौन सा इलेक्ट्रॉन जो ऊपर जा रहा है? नहीं सर, कि जब इंड्यूस लिखा है ना आपने इंड्यूस वाला टर्म्स में, हाँ जी, हाँ, इसमें ये जो है ना ऊपर जा रहा है, तो इसमें जो एनर्जी जा रही है वो डायरेक्टली पास हो रही है, उसका कोई काम नहीं है इसमें। ये जो फोटॉन है इसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए E2 माइनस E1। तो ये फोटॉन इसमें एब्जॉर्ब होगा तो ऊपर चला जाएगा। अब आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? अच्छा, मतलब इसमें एब्जॉर्ब होगी ये, सही है। हाँ, ये फोटॉन इसको एब्जॉर्ब हो जाएगा और इसको उठाकर ये जैसे अभी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे अभी और इसको 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटॉन मिलता है, तो ये यहाँ पे थोड़ी रहेगा, ये तो एक्साइट हो जाएगा और यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा 12 वाली स्टेट। और बेटा कोई क्वेश्चन? सर ये जो मैटर स्टेबल स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के दरमियान जो फोटोन की जो एनर्जी रिलीज हो रही है, सर ये भी लेजर में यूज होगी? नॉर्मली ये लेजर में यूज नहीं होते हैं। लेजर में हमारे पास यही होते हैं जो हम स्टिमुलेटेड एमिशन से करते हैं। ये जो है ये स्पॉन्टेनियस, सर वो ये स्पॉन्टेनियस एमिशन के हैं, खुद ब खुद नीचे आ रहे हैं जो। और एक बात याद रखिएगा, मेटास्टेबल स्टेट ना क्रिएट की जाती है अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड कलर ऑफ द फोटॉन, जो हम लाइट निकालना चाह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड वेवलेंथ ऑफ द या एनर्जी ऑफ द फोटॉन। तो मेटास्टेबल कम ऊपर नीचे की जा सकती है। आप जितना मेटास्टेबल स्टेट को नीचे लेकर आएंगे इनका एनर्जी गैप कम हो जाएगा। जितना एनर्जी गैप कम होगा ये फोटॉन हाई वेवलेंथ के प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि रेड हो गया, ठीक है जी। अगर आप इसको मेटास्टेबल स्टेट को ऊपर क्रिएट करते हैं इस जगह पे, ठीक है, आर्टिफिशियली ये क्रिएट की जाती है, तो यहाँ पे अगर क्रिएट करते हैं तो इन दो स्टेट्स का गैप एनर्जी का ज्यादा हो जाएगा। तो इस गैप की वजह से, एनर्जी गैप की वजह से छोटी वेवलेंथ के फोटॉन प्रोड्यूस होंगे, जैसे कि ब्लू है, वायलेट है, इंडिगो, तो उस कलर के फोटॉन्स आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। एट द मोमेंट यहाँ पे हीलियम नियॉन लेजर में रेड कलर के फोटॉन जो होते हैं, तो मैंने भी रेड कलर के मार्कर को यूज किया यहाँ। और सर जो आपने इसमें स्टिमुलेटेड इमिशन में जो ये फोटॉन आ रहा है, एक तो जो एक्साइटेड से नीचे आ रहा है उसमें एक फोटॉन निकल गया, अब ये जो एक आ रहा है ये डायरेक्टली पास हो रहा है, इसमें इसका कोई रोल नहीं है, ये डायरेक्टली पास हो रहा है। अब एक्चुअली ना पता क्या होता है, ये जो नीचे आ रहा होता है ना, इसमें दोनों ऑप्शन है, वो इसकी डायरेक्शन में भी भेज सकता है और इससे अपोजिट भी भेज सकता है, आर्बिट्ररी कहीं भी भेज सकता है। लेकिन नॉर्मली हम ये अज्यूम करते हैं कि जो लेजर है वो उसमें वो यूनिडायरेक्शनल इसी की डायरेक्शन में भेज रहा होता है। ये तो सिर्फ ये ऐसे एग्जाम्पल हम देते हैं, वैसे इसमें कुछ साइंस इन्वॉल्व नहीं है। कि जैसे एक बच्चा जो है वो पढ़ रहा है और एक बच्चा जो है वो बाहर खेल रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन पढ़ने वाला बच्चा है और ये जो बच्चा ये बाहर फिर रहा है, खेल रहा है, तो वो भी क्या करेगा, जो पढ़ने वाला बच्चा वो भी किताबें फेंकेगा और वो भी क्या करेगा, उसके साथ खेलने के लिए चला जाएगा। इट्स लाइक दैट इंडक्शन, सिर्फ उसको इंड्यूस कर रहा है, रागिब कर रहा है कि आओ तुम भी अपना फोटॉन निकालो, आओ तुम भी हमारे साथ खेलो। तो ये कुछ ऐसी एग्जांपल हम पढ़ाया है आज के टॉपिक में जी बेटा लेक्चर। सर वो मैंने लेट ज्वाइन किया था, सर आपने एक्स-रेज पढ़ाया है आज? हाँ पढ़ा दिया बेटा, वो तो पिछले पहले सारा हो चुका है फर्स्ट हाफ। सर लेकिन हम फोटोन भेजे या ना भेजे, उन्होंने डीएक्स साइड तो होना ही है मेटास्टेबल स्टेट पर जो। तो ये बात याद रखिएगा कि आपने इस टाइम के अंदर अपना फोटॉन भेजना होता है। वो प्रैक्टिकली पता क्या होता है, फिर जब हम प्रैक्टिकल असेंबली यूज करते हैं तो उसमें हम सिस्टम ही ऐसा बनाते हैं कि फोटॉन हर टाइम पे उसके साथ, क्योंकि ये टाइम क्या है, मिली सेकेंड्स इज वेरी स्मॉल टाइम, तो वो हर टाइम पे एक्चुअली वर्किंग कर रहे होते हैं, तो वो मिली सेकेंड्स के अंदर का टाइम ही बन रहा होता है ऑटोमेटिकली। सर लेजर एक्चुअली डायग्राम थोड़ी सी दोबारा से समझा दे, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था टाइम। अच्छा चलो, इलेक्ट्रॉन्स पहले लोअर स्टेट पे हैं, E1 स्टेट पे, ठीक है। हम चाहते हैं पहले इसकी पॉपुलेशन इन्वर्जन हो। अगर तो हम इसको यहाँ पे भेजते हैं ना, तो यहाँ पे फौरी तौर पे इसने 10⁻⁸ सेकंड्स के बाद नीचे आ जाना है, अनस्टेबल होती है जगह। यहाँ पे रश इकट्ठा नहीं हो सकता, ये वाली स्टेट अचीव नहीं हो सकती, रश नहीं बनेगा इलेक्ट्रॉन्स का, तो ये यहाँ पे फौरी तौर पे इस जगह पे आएंगे। अभी ये इस जगह पे जो है ना वो ज्यादा देर रुक सकते हैं, 10⁻³ उसके मुकाबले में ज्यादा है, मिलियन टाइम, लैक टाइम, 10⁵ टाइम। अब जब यहाँ
पे एक सेट हमने भेज दिया इन 3 फोटॉन्स के थ्रू, अब अगला सेट भी भेजते हैं, वो भी उधर जाकर इकट्ठा हो जाता है, फिर नेक्स्ट सेट भेजते हैं, वो भी उधर जाकर इकट्ठा होता है। अभी पहले वाला गिरने वाला है, दूसरा थोड़ी देर टिकेगा अभी, और तीसरे वाला तो भी काफी देर टिकेगा इनके लिहाज से। तो अब जैसे ही वो गिरने वाले हैं तो हम अपना एक फोटॉन भेजते हैं जिसकी एनर्जी इन 2 शेल्स के गैप के इक्वल होती है, इनके E2 माइनस E1 एनर्जी का फोटॉन भेजना है। ये इसको प्रोसेस को आग लगाएगा, भड़काएगा, इंड्यूस करवाएगा, स्टिमुलेट कराएगा, परसुएड कराएगा कि तुम भी नीचे आओ और फोटॉन निकालो। तो ये एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स नीचे आते हैं तो अपने वो फोटॉन्स एमिट करते हैं। ये मेन लेजर एक्शन है, असल काम यहाँ पे हो रहा है। पहले हमने सारा पॉपुलेशन इन्वर्जन किया है और लेजर एक्शन यहाँ पे हो रहा है, सिर्फ इतने हिस्से में। ठीक है बेटा, चलिए बेटा अपना ख्याल रखिएगा। ये अब जो लास्ट जो हमने फोटोन भेजा है मेटास्टेबल स्टेट से, जो इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा वो उस टाइम से कम, मतलब कि उस टाइम के अंदर नहीं आएगा। लाइक दोबारा पूछे कौन से टाइम के? 10⁻³ सेकंड की बात कर रहे हैं जी। अगर तो आपने 10⁻³ सेकंड से लेट कर दिया तो ये नीचे खुद ही आ जाएंगे फोटॉन्स, फिर ये वाला प्रोसेस हो जाएगा स्पॉन्टेनियस एमिशन। हमने इस टाइम से अंदर अंदर उसको भेजना है और वो उसी टाइम पे साथ नीचे आ जाएंगे, वरना उसके बाद वो खुद नीचे आ तो जाएंगे ही। अच्छा जी, कल इंशाल्लाह हम न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और वो लास्ट टॉपिक है यूएचएस का, पीएमसी का। खैर अब तो वो अब अनाउंसमेंट भी हो गई है शायद कि पंजाब का टेस्ट जो है वो यूएचएस लेगा और केपीके का टेस्ट जो है वो शायद ईटा लेगा, और जो है वो बाकी बलोचिस्तान और सिंध के लिए शायद कोई और सिस्टम बताया तुमने। तो ये अब से सर जब ये खुद इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा फोटोन रिलीज नहीं होगा? अगर खुद इलेक्ट्रॉन नीचे आता है तो फिर ये प्रोसेस है, उसमें हमें इंटेंस बीम नहीं मिलेगा, वो तो फिर अपनी मर्जी से एक एक करके आ रहे होंगे ना, तो एक एक करके तो नहीं, फिर जब सारे इकट्ठे आए तब बीम इंटेंस हो। सर ये बात कंफर्म हो गई है कि अलग-अलग फेडरल मोस्टली बेटा भी बात फेडरल का भी काफी हद तक ये चांसेस हैं कि आपका पीएमसी की जगह ना पंजाब वालों का यूएचएस। तो सर फिर सिलेबस ज्यादा नहीं होगा? उस सिलेबस अभी तक उन्होंने ऐसा कोई नहीं बताया, मुझे नहीं लगता कि सिलेबस वो रिवाइज करे शायद, क्योंकि सर जब पीएमडीसी लेती है टेस्ट तो फिर सिलेबस ज्यादा होता है। यूएचएस हाँ, उस टाइम पे सिलेबस थोड़ा ज्यादा होता है, इस दफा ने सिलेबस कम किया था पीएमसी ने। तो मैं यही कहूंगा कि आपके लिए अल्लाह ताला जो भी करे बेहतर करे। आप पहले साल में भी आपने एफर्ट्स किए हैं, अल्लाह ताला आपको इस दफा कामयाब करे, आपके लिए कोई मुश्किल। फेडरल का भी यूएचएस लेगा? जी बेटा सर जो फेडरल का वो भी यूएचएस ही लेगा? हाँ वो यूएचएस के थ्रू ही होगा, बाकी आप फेडरल के बच्चे जिस जगह पे जाना चाहते हैं वो उसको। सर फिर हम फेडरल वालों को पंजाब का पढ़ना पड़ेगा? पंजाब की बुक्स अगर हम फेडरल वालों को पंजाब की बुक से पढ़ना पड़ेगा? ज्यादातर वो सिलेबस देते आगे पीछे से भी हैं,